बच्चों, तो आज हम कॉलिजन स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि आज बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है तो हम थोड़ा सही चीज़ें पढ़ पाएंगे। कॉलिजन मतलब बच्चे दो चीज़ों का आपस में टकराना। जब दो चीज़ें आपस में टकराती हैं तो उनमें एनर्जी एक्सचेंज होता है, एनर्जी एक्सचेंज होता है कॉलिजन के बीच में। एक्चुअली क्या है, देखो बच्चे, अगर हम बात करें कॉलिजन की तो कुछ गेम्स भी होते हैं जिसमें हम कॉलिजन देखते हैं। जैसे कि कौन सा गेम होता है? फुटबॉल में देखो बच्चे, हमने खेले हैं कैरम बोर्ड, उसमें अरे बच्चे वो सब गेमों में सभी में कॉलिजन होते हैं, फुटबॉल में भी होता है, क्रिकेट में भी। बट एक्चुअली क्या है कि ज़्यादा अच्छे एग्जांपल्स की अगर हम बात करें कॉलिजन की तो हम कह सकते हैं कैरम, या फिर कह सकते हैं पूल 8 बॉल पूल, या फिर जो भी। इधर देखो बच्चे, तो अगर हम कॉलिजन की बात करें बच्चों तो कॉलिजन में क्या होता है, जब दो बॉडी टकराती है उनमें एनर्जी का एक्सचेंज होता है। एक्चुअली क्या होता है, कई बार जब दो बॉडीज टकराती हैं तो टकराने के दौरान वो डिफॉर्म भी हो जाती हैं। जैसे मान लो दो गाड़ी टकरा जाए आपस में, तो ड्यूरिंग द कॉलिजन अब जब टकराती हैं तो उनमें डिफॉर्मेशन भी प्रोड्यूस हो जाती है। बट एक्चुअली अब हम जो मान के चल रहे हैं फिलहाल, अभी हम ये मान के चलते हैं कुछ कुछ सिचुएशन में डिफॉर्मेशन हो सकती है और कुछ कुछ में नहीं हो सकती है। तो जब हम कॉलिजन को डिवाइड करते हैं तो दो टाइप के कॉलिजन होते हैं। एक होते हैं इलास्टिक कॉलिजन, एक होते हैं इन इलास्टिक कॉलिजन। इलास्टिक कॉलिजन वो होते हैं जिनके कॉलिजन के दौरान कोई काइनेटिक एनर्जी लॉसेस देखने को नहीं मिलता। काइनेटिक एनर्जी में कोई लॉसेस देखने को नहीं मिलता। और इनइलास्टिक कॉलिजन वो होते हैं जिसमें काइनेटिक एनर्जी में लॉसेस होते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा समझाते हैं बच्चों। जैसे मान लो दो बॉडीज आपस में कोलाइड की, जैसे हम कैरम का अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं। कैरम में क्या होता है बच्चे, जैसे कैरम बोर्ड है हमारे पास, हम काफ़ी हद तक पाउडर डाल के उसको फ्रिक्शनलेस बना देते हैं, और हमारे पास एक स्ट्राइकर होता है, स्ट्राइकर से इसको स्ट्राइक करते हैं। तो जब ये जाता है स्ट्राइकर तो इसकी एनर्जी किसको ट्रांसफर होती है? गीटी को ट्रांसफर हो जाती है। तो अगर मान लो ये सारी की सारी एनर्जी इसको ट्रांसफर कर देता है, मतलब, या फिर ये मान के चलो सारी एनर्जी ना भी करे, तो इसमें जब ये टकराएगा तो इसमें एनर्जी एक्सचेंज होगा आपस में। और एनर्जी एक्सचेंज में क्या होगा कि इस एनर्जी एक्सचेंज के दौरान वो जो काइनेटिक एनर्जी किसी और फॉर्म में लॉस्ट ना हो, तो ऐसे कॉलिजन को इलास्टिक कहते हैं। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। जब ये दो गोटियाँ टकराती हैं तो कुछ एनर्जी साउंड की फॉर्म में प्रोड्यूस होती है, टकराने की टक आवाज आती है, और उसमें से जो कुछ एनर्जी थी वो साउंड की फॉर्म में क्या हो जाती है? लॉस हो जाती है। एक्चुअल में रियल लाइफ में आप देखोगे तो आपको इलास्टिक कॉलिजन का कोई परफेक्ट एग्जांपल देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हमेशा कॉलिजन के दौरान एनर्जी आइदर डिफॉर्मेशन में चली जाती है या साउंड में चली जाती है, क्योंकि जब दो बॉडी टकराती हैं तो आमतौर पे आपने देखा होगा साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो वैसे रियल लाइफ में जितने भी कॉलिजन्स होते हैं हमने ज़्यादातर जो देखे हैं वो ज़्यादातर इनइलास्टिक कॉलिजन्स ही होते हैं जो हमारे रियल लाइफ एग्जाम्पल में। बट एक आइडियल सिचुएशन में माने तो वो कॉलिजन जिसमें जब दो बॉडी कोलाइड कर रही हैं और उनकी काइनेटिक एनर्जी किसी और फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो रही है, ऐसे कॉलिजन को हम इलास्टिक कहते हैं, जो कि रियलिस्टिक नहीं है। क्योंकि जब दो बॉडी कोलाइड करती हैं तो आमतौर पर आपने देखा होगा साउंड प्रोड्यूस होती है, कुछ एनर्जी साउंड में वेस्ट हो जाती है, कुछ एनर्जी डिफॉर्मेशन में वेस्ट हो जाती है। तो वेस्टेज ऑफ एनर्जी हमेशा एग्जिस्ट करती है, ऐसा कभी हो नहीं सकता कि एनर्जी लॉसेस ना हो। बट आइडियल सिचुएशन में हम इलास्टिक कॉलिजन को कंसिडर कर सकते हैं, बहुत ही आइडियल सिचुएशन में। क्योंकि एक्चुअली मान लो आप अपने स्ट्राइकर से इसको आपको हिट कर रहे हो और ये गोटी पे टकरा रहा है स्ट्राइकर, और एक्चुअली एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है और साउंड भी प्रोड्यूस नहीं हो रही है और एनर्जी लॉस भी नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं होता कभी भी, आप देखोगे हमेशा एनर्जी लॉसेस देखने को मिलेंगे। यहाँ पर ये काफ़ी रिजिड होती है, ठोस होती है, तो डिफॉर्म तो नहीं होती गोटी। ऐसा नहीं आपने गोटी को मारा और टूट गई, डिफॉर्म हो गई। जैसे गाड़ियाँ भिड़ जाती हैं तो गाड़ी क्या हो जाती है? डिफॉर्म हो जाती है। जो एनर्जी थी वो डिफॉर्मेशन में चली जाती है। यहाँ वो एनर्जी साउंड में चली जाएगी या किसी और फॉर्म में चली जाएगी। तो ये बच्चे हमारी क्लासिफिकेशन है। ऑल्दो परफेक्ट इलास्टिक कॉलिजन एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि एक्चुअली क्या ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। तो अगर हम बात करें बच्चों कॉलिजन को जब डिवाइड करते हैं इलास्टिक और इनइलास्टिक में, तो क्या क्या चीज़ें हम मान के चलते हैं, ये हमने नोट्स की टेबल में दिया हुआ है। देखो जी, जब कभी हम कॉलिजन मानते हैं दो बॉडीज़ का, तो उस वक्त हम मानते हैं कि ड्यूरिंग कॉलिजन और कोई एडिशनल फोर्स उस पर एक्ट ना हो रहा हो, मतलब सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व्ड रहे ड्यूरिंग कॉलिजन, जो कि ये भी एक रेयर केस है। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, ऐसा नहीं होता है। जब दो बॉडी कोलाइड हो रही होती हैं तो उस पर हो सकता है कोई फ्रिक्शन फोर्स वगैरह, चेंज इन मोमेंटम ऑफ सिस्टम जीरो हो, या फिर मोमेंटम के सिस्टम के मोमेंटम में चेंज ना हो,
या फिर कह सकते हैं कांस्टेंट रहे। ये भी रेयरली देखने को मिलता है। कारण क्या है रेयरली देखने को इसलिए मिलता है क्योंकि एक्चुअली ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सिस्टम का मोमेंटम चेंज ना हो, क्योंकि आमतौर पे जब दो बॉडी कोलाइड करती हैं तो कोई ना कोई ऐसे सरफेस पे चल रही होती है जिसपे सफिशिएंट फ्रिक्शन होता है। बट मान लो कैरम के केस में आप कंसिडर कर सकते हो कि ऐसा हो जब सिस्टम को मोमेंटम कंजर्व्ड हो, क्योंकि कैरम बोर्ड में क्या होता है, हम इतना पाउडर छिड़क देते हैं कि काफ़ी हद तक जो सरफेस होता है वो कैसा होता है, फ्रिक्शनलेस। तो जब जो गोटी जाती भी है तो उसमें कोई फ्रिक्शन नहीं होता है, और हमने पढ़ रखा है जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा तो सिस्टम का मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। समझ में आ रहा है बच्चे, मतलब कोई एनर्जी लॉस नहीं है। कैरम बोर्ड काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। अगर आप इलास्टिक कोलिजन कंसीडर करना चाहते हो फिर भी आपको ठीक मिलेगा फिर, बट एक्चुअली इलास्टिक कोलिजन तो एक्चुअल में होता नहीं है, क्योंकि अगर इलास्टिक कोलिजन होता ढंग से तो आप एक बार कैरम में गीटी को मारते तो वो कंटिन्यूसली हिट करती रहती है और कभी रुकती नहीं। रुकती क्यों है, कोई बच्चा बताएगा? जब मान लो मैंने कैरम है मेरे पास, मान लो सिर्फ स्ट्राइकर ही है और जस्ट मैं ऐसे ही खेल रहा हूँ, जस्ट रैंडमली खेल रहा हूँ, मैंने स्ट्राइकर को यहाँ टकराया के थोड़ी देर में रुक जाता है। किन कारणों की वजह से स्ट्राइकर रुकता है? शाबाश बच्ची, शाबाश। दो कारणों की वजह से वो स्ट्राइकर रुक जाता है। पहला कारण देखो बच्चे फ्रिक्शन होता है जो कि इसको रोक रहा होता है, ऑब्वियसली बात है। बट एक्चुअली क्या है कि इसको हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं एक्चुअल में, क्योंकि अगर हम लोग काफ़ी ऐसा टेल्कम पाउडर अच्छा यूज़ करें तो फ्रिक्शन को काफ़ी हद तक रिड्यूस किया जा सकता है। दूसरा क्या होता है बच्चे, जब ये टकराता है तो यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होती है, कॉर्नर्स पे टकराते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होती है, तो काफ़ी सारी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी साउंड की फॉर्म में लॉस हो जाती है, क्योंकि वो कोलिजन इनलास्टिक होता है। इनलास्टिक मतलब कि एनर्जी उसमें लॉसेज होते हैं, तो इसलिए वो स्लो डाउन हो जाता है और डैम्प हो जाता है, मतलब रुक जाता है कुछ देर में। अगर मान लो ये परफेक्टली इलास्टिक सिनेरियो होता जिसमें अगर मोमेंटम ऑफ सिस्टम कंजर्व्ड होता और एनर्जी लॉसेज ना होता, काइनेटिक एनर्जी लॉसेज नहीं होता, तो क्या होता बता सकते हो? हाँ रहता है, बट मान लो ऐसी सिचुएशन है कि मान लो ऐसा हो गया कि आपने फ्रिक्शन बिल्कुल ऐसा कुछ यूज किया, फ्रिक्शन भी हट गया और अगर साउंड भी टकरा के साउंड भी प्रोड्यूस नहीं हुई, एनर्जी लॉस नहीं हो रही, तो क्या होता? तो वो पता नहीं कितने सालों तक ऐसे टकराता रहता, रुकता ही नहीं, क्योंकि एनर्जी लॉसेस। तो ऐसा कोलिजन को आप कैसा ट्रीट कर सकते हो? इलास्टिक कोलिजन, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो ये बट इन इलास्टिक कोलिजन हम डेली लाइफ में देखते हैं बच्चे। तो दो चीज़ें बच्चे, चाहे इलास्टिक हो चाहे इलास्टिक हो, हम लोग यही मान के चलते हैं दोनों में मोमेंटम क्या है सिस्टम का, कांस्टेंट है, मतलब एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज कांस्टेंट, ये हम मान के चलते हैं। चाहे दोनों मोमेंटम तो दोनों में सेम है, खैर ये भी चेंज हो जाता है अगर फ्रिक्शन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन हो। तो आपको पता होगा जब अगर स्ट्राइकर को हम लोग हिट करेंगे तो अगर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन होगा उसके ऊपर तो मोमेंटम धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो हमको ऐसा मान के चलना पड़ता है कि जो बॉडी आमतौर पे फ्रिक्शनलेस सरफेस पे चल रही है, या फिर ये मान के चलो कि एट द टाइम ऑफ कॉलिजन उस पर कोई एडिशनल फोर्स नहीं लग रहा है। कम से कम उस दौरान की तो आप स्टडी कर सकते हो, उसके बाद की बात अलग है। समझ में आया? दूसरी चीज ये होती है इलास्टिक कॉलिजन में काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की क्या होती है, कांस्टेंट होती है, और इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की रिड्यूस हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ऑब्वियसली बात है सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी पहले के कंपैरिजन में क्या हो जाती है, कम हो जाती है इन केस ऑफ इनइलास्टिक कॉलिजन। तो ये बच्चे जब हम लोग इलास्टिक और इनइलास्टिक को स्टडी करते हैं तो दो मेन चीजें हम लोग पढ़ते हैं, एक तो मोमेंटम और एक काइनेटिक एनर्जी। इसके अलावा देखो बच्चे एक टर्म और इंट्रोड्यूस करते हैं हम लोग जिसे हम कहते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्ट इनइलास्टिक। मैं इसके बारे में भी अभी आपको बताता हूँ। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूँ बच्चे। मान लो एक बॉल को मैंने किसी हाइट से ड्रॉप किया, वो बॉल वापस गिरने के बाद सेम हाइट को अचीव क्यों नहीं कर पाती है? कोई बच्चा जवाब दे सकता है इस चीज का? वो एनर्जी बॉल की लॉस हो जाती है। शाबाश बच्चे, जब वो बॉल टकराती है जमीन पे तो उसकी कुछ एनर्जी क्या होता है, ग्राउंड ले लेता है। किस फॉर्म में एनर्जी लॉस होती है बताओ, किस फॉर्म में चली जाती है? साउंड में, हीट में, या किसी और फॉर्म में भी जा सकती है। तो ऐसे कॉलिजन को आप क्या कहोगे? पहले ऐसे कॉलिजन को आप क्या कहोगे? इनइलास्टिक कॉलिजन है, ठीक है। अब देखो बच्चे, अब मान लो एक सिनेरियो है कि अगर कोई बॉल को हम ड्रॉप करें और सेम हाइट पे आए, वैसे रियलिस्टिकली ये पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि हमने कोई सिचुएशन ऐसी नहीं देखी होगी। इवन क्रेजी वॉल में भी अगर आप उसको
थ्रो ना करो और सिर्फ छोड़ो तो फिर भी काफ़ी अच्छी हाइट तक अचीव करता है, बट वापस अपनी सेम हाइट को रिबाउंड नहीं कर पाता क्योंकि उसमें भी एनर्जी लॉसेस फिर भी होता है, काफ़ी कम होता है क्रेजी बॉल के अंदर, देखा ना क्रेजी बॉल में काफ़ी कम होता है, बट फिर भी उसमें थोड़ा बहुत एनर्जी लॉस होता है। तो ठीक है, थोड़ा हम समझ गए इसके बारे में भी कि बट एक्चुअली क्या है कि परफेक्ट इलास्टिक कॉलिजन्स क्या होते हैं। परफेक्ट इलास्टिक, देखो जो परफेक्ट इलास्टिक के नाम से लोगों को लगता है कि शायद पूरी काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाए, ऐसा नहीं है। परफेक्ट इलास्टिक में क्या होता है, जैसे मान लो एक बॉल ये रही और एक बॉल ये रही, मान लो ये रेस्ट पे ये मोशन में थी, ठीक है। परफेक्ट इलास्टिक में ये होता है कि जब इसने इसको हिट किया तो दोनों बॉडीज आपस में एक साथ चल रही है और सेम वेलोसिटी से मूव कर रही है। ऑल दो हम इसे नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे कि परफेक्ट इलास्टिक को हम कैसे डिफाइन करते हैं प्रॉपर तरीके से। तो इस कॉलिजन को हम कहते हैं परफेक्ट इन इलास्टिक, ठीक है बच्चे। क्लास में हम कॉलिजन पढ़ रहे थे, तो आज हम लोग उसी को स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमने ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा था, बस ये बताया था कि दो टाइप के कॉलिजन होते हैं, इलास्टिक होता है इनइलास्टिक। एक टर्म हम लोग यूज़ करते हैं बच्चे, से कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। देखो बच्चे ध्यान से देखना, मैं आपको थोड़ा इंट्रोड्यूस करता हूँ इस बारे में कि कॉलिजन की स्टार्टिंग आज से ही हो रही है। लास्ट क्लास में हमने कुछ खास नहीं पढ़ा था, तो आप देखो बच्चे अभी हम पढ़ रहे हैं। जैसे मान लो बच्चे दो मासेस हैं, ये ट्रेवल कर रहे हैं, इनकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, ये बिफोर कॉलिजन है। ये क्या है बच्चे, बिफोर कॉलिजन। अगर मान लो पीछे वाले की वेलोसिटी ज्यादा है, अगर u1 ग्रेटर है u2 से, तो क्या होगा बच्चे बताओ, बोलो। वापस बोलना आपने, क्या बोला? अगर इसकी वेलोसिटी ज्यादा है इसकी कंपैरिजन में तो क्या होगा, तो वो m2 आगे चले जाएगा अगर कोलिजन होगा। देखो बच्चे अगर इसकी वेलोसिटी ज्यादा है तो कॉलिजन हो जाएगा, अगर इसकी वेलोसिटी कम होती, इसकी ज्यादा होती, कॉलिजन हो ही नहीं पाता। ये फास्ट चलता और ये पीछे रह जाता। अब ये ज्यादा स्पीड से चल रहा है, टकरा जाएंगे, टकराने का दोनों की स्पीड चेंज हो जाएगी। पहले इनकी स्पीड u1 u2 थी, अब इनकी स्पीड v1 v2 है। ये आफ्टर कॉलिजन है। अब हम बच्चे यहाँ पे एक टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। इसको हम ई से डिनोट करते हैं, ई। अब ये होता क्या है बच्चे, ध्यान से देखना, इधर देखो बच्चे बोर्ड पे, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन रेशियो होता है। इधर देखो बच्चे, रेशियो होता है, किसका रेशियो, जब बॉडी टकरा रही है और टकराने से बाद का और टकराने से पहले का। अब टकराने के बाद इनका डिफरेंस कितना होगा, v2 माइनस v1, ये वेलोसिटी डिफरेंस होगा। टकराने से पहले क्या डिफरेंस था, u1 माइनस u2। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज इक्वल टू रेशियो ऑफ डिफरेंस ऑफ वेलोसिटीज बिफोर, नहीं आफ्टर बैटरी अलर्ट आ गया, एंड बिफोर कॉलिजन। ये रेशियो होता है, ठीक है बच्चों, देख लो। देखो बच्चों आगे देखो, अब हमारे पास ये कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है। अगर हम बात करें, जैसे मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ कॉलिजन में, तो एक होता है परफेक्ट इलास्टिक कॉलिजन या फिर इलास्टिक कॉलिजन। अगर कॉलिजन इलास्टिक हो तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 होता है। इसका क्या मतलब हुआ, अगर ई की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो ये इधर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। इसका मतलब ये हुआ जो बॉडीज टकरा रही थी, टकराने से पहले और टकराने के बाद दोनों का वेलोसिटी डिफरेंस सेम होगा। कैसे, जैसे मान लो बच्चे टकराने से पहले एक की वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकेंड और एक की 4 मीटर पर सेकेंड थी। टकराने के बाद मान लो इसकी है 1.5 और 3.5, इसकी है 1.5। क्या इन दोनों की डिफरेंसेस सेम है वेलोसिटी के, इसका कितना डिफरेंस है, 2। तो ये एग्जांपल दिया बच्चे, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं ये नहीं बता रहा कि ऐसा होता है। मैं कह रहा हूँ कि जैसे अगर कॉलिजन इलास्टिक है तो बिफोर और आफ्टर जो डिफरेंस है, जैसे डिफरेंस कितना है इन दोनों में, 2, और इसका डिफरेंस कितना हुआ, 2। तो डिफरेंसेस सेम होते हैं अगर इलास्टिक टाइप का कॉलिजन हो तो। अगर कॉलिजन इलास्टिक ना हो, इलास्टिक कॉलिजन के केस में कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 होता है। अगर इन इलास्टिक कॉलिजन है तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 से कम होता है।
लेस देन 1, नेगेटिव है 1 से कम नेगेटिव नहीं होता बच्चे, जैसे 0.75 हो गया, 0.5 हो गया, 1 से कम मतलब नेगेटिव नहीं, मतलब छोटा 0.5। एक मिनट रुक जाओ अच्छी, एक मिनट रुक जाओ। अगर कॉलिजन परफेक्ट इनइलास्टिक हो, परफेक्ट इनइलास्टिक हो तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0 हो जाता है। तो ये वैल्यूज़ हैं जो हमें याद रखना ज़रूरी होता है। अब हमारे करिकुलम में बच्चे ये तो है, हमें इंट्रोडक्शन तो है, इसके अलावा और क्या है देखो बच्चे, इसके अलावा हमें ये देखना पड़ता है जब दो बॉडीज कोलाइड करती हैं तो आफ्टर कॉलिजन उनकी वेलोसिटीज़ क्या होगी। तो एक्चुअली क्या होता है, हमको एक डेरिवेशन करने को मिला करता था पहले जो कि अब नहीं है। पहले एक डेरिवेशन था, इधर देखो बच्चों, मान लो ये वॉल्स हैं और ये बिफोर कॉलिजन है और आफ्टर कॉलिजन है। मान लो कॉलिजन हो जाता है, कॉलिजन दोनों का हो जाता है, तो मान लो इधर देखो बच्चों आपको M1 दिया हुआ है, M2 दे रखा है, U1 दे रखा है, U2 दे रखा है, आपको V1 और V2 निकालना है। तो V1 और V2 को निकालने के लिए, और कॉलिजन इलास्टिक है, मान लो इलास्टिक कॉलिजन है, अगर कॉलिजन कैसा है इलास्टिक है, तो हमको एक डेरिवेशन करना पड़ता था कि V1 और V2 की वैल्यू क्या होगी। तो V1 और V2 की वैल्यू अगर हम निकालना चाहते होते तो हम इसको क्या करते, फॉर्मूले में पुट कर देते वैल्यूज को। अभी हमको कुछ नहीं करना, अभी हमको रट्टा मारना है, याद कर लेना है। ये दो इक्वेशंस कैसे आई हैं, बस मैं आपको ये वैल्यूज कैसे आई हैं मैं बताता हूँ आपको। देखो बच्चे, इनको निकालने के लिए हमने दो इक्वेशंस यूज़ की हैं। एक तो कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी यूज़ किया है और एक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज़ किया है। कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या कहता है, देखो अगर कॉलिजन इलास्टिक होगा तो बिफोर कॉलिजन और आफ्टर कॉलिजन सिस्टम की एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। बिफोर कॉलिजन कितनी काइनेटिक एनर्जी बताना, कॉलिजन से पहले कितनी है, इस मास की कितनी है बोलना, हाफ m1 u1 स्क्वायर, इसकी कितनी है हाफ m2 u2 स्क्वायर, ये पहले है और बाद में कितनी हो जाएगी, ये एक इक्वेशन होती है बच्चे हमारी, ये काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन की होती है। यहाँ काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन क्यों लिया, क्योंकि इलास्टिक कॉलिजन है। दूसरा मोमेंटम कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन क्या कहता है, इसका मोमेंटम कितना होगा पहले वाले का m1 u1 और इसका कितना होगा m2 u2, ये इनिशियल हो गया, इनिशियल वाला किसके बराबर होगा, फाइनल वाले के बराबर होगा, m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। ये दो इक्वेशन आती हैं बच्चों, एक तो कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी और एक होती है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इन दोनों इक्वेशन को हम लेके सिंप्लीफाई करते हैं और ये रिजल्ट आता है। खैर अब तो हमारा कोई इतना मतलब नहीं, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि आखिर ये रिजल्ट कैसे आता है, क्योंकि कॉलिजन इलास्टिक है। इलास्टिक कॉलिजन के केस में मान के चलते हैं जब दो बॉडीज कोलाइड कर रही हैं तो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कहीं वेस्ट नहीं हो रही है, और अगर काइनेटिक एनर्जी कहीं वेस्ट नहीं हो रही है तो कंजर्व्ड होगी, जितनी बिफोर है उतनी आफ्टर होगी, टोटल जितनी पहले थी टोटल उतनी बाद में होगी, मोमेंटम भी सेम रहेगा। दो इक्वेशन को जब सिंप्लीफाई करते हैं तो ये वैल्यूज आती हैं। हमें अब डेरिवेशन से कोई लेना देना नहीं है, हमको सिर्फ रिजल्ट रट्टा मारना है। बट ध्यान रखना, मैं फिर से कहूँगा, ये सिर्फ वैलिड है इलास्टिक कॉलिजन के लिए। किसके लिए बच्चे, इलास्टिक। अब क्वेश्चन ये आता है कि इलास्टिक कॉलिजन है तो ये यूज़ कर सकते हैं। अब मान लो अगर मैं ये फॉर्मूला भूल जाऊँ, ये तो फॉर्मूला है मैंने रट्टा मारा और भाई इंट्रेंस एग्जामिनेशन के टाइम में मैं भूल गया या फिर एग्जाम में भूल गया, तो मैं कैसे करूँ, कुछ नहीं, लॉजिक यूज़ करो। लॉजिक क्या, इलास्टिक कॉलिजन में हम क्या क्या यूज़ करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो आप वैल्यूज़ में कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा लेना, उससे कर सकते हो। अभी मैं आपको बताता हूँ, अच्छे क्वेश्चन देता हूँ तो वहाँ से मैं आपको सिखा देता हूँ क्या होता है। अगर मान लो कॉलिजन इलास्टिक ना हो, इन इलास्टिक हो, तो फिर क्या इक्वेशन यूज़ करें, क्या ये दोनों इक्वेशन चल सकती हैं, क्या ये दोनों इक्वेशन चल सकती हैं इन इलास्टिक कॉलिजन हो, क्या कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम दोनों यूज़ कर सकते हैं हम। अगर कॉलिजन इन इलास्टिक होता है तो लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती है, और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती तो ये इक्वेशन तो यूज हो नहीं सकती। अब दिक्कत ये आती है बच्चे, हमारे पास दो वेरिएबल हैं। बताओ बच्चे प्रतीक, दो वेरिएबल कौन कौन से हैं जो हमको फाइंड आउट करने हैं। हमें कॉलिजन के बाद इसकी और इसकी वेलोसिटी निकालनी है, v1 और v2, मतलब दो अननोन है। दो अननोन के लिए दो इक्वेशन चाहिए होती है। अगर एक अननोन हो तो एक इक्वेशन चल जाती है, दो अननोन हो
तो एक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो हम हर केस में लगा सकते हैं, ऐसा हम कॉलेजन में मान के चलते हैं कि हम मोमेंटम हमेशा कंजर्व्ड है, ये हम लोग कंसिडर करके चलते हैं। बट काइनेटिक एनर्जी सिर्फ इलास्टिक में, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी सिर्फ इलास्टिक में लगा सकते हैं। फिर इन इलास्टिक में दूसरी क्वेश्चन कैसे आती है, तो इन इलास्टिक में क्या होता है बच्चे, इन इलास्टिक में जरूरी है हमको कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू दी हुई होनी चाहिए। मैं अभी आपको कराता हूँ बच्चे, बस इसको लिख लो, तो हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इलास्टिक और इलास्टिक का, फिर आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, जल्दी कर लो बच्चे। जो हम इससे रिलेटेड अभी आपको जल्दी से कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं, तो मैं इस फॉर्मूले को मिटा देता हूँ बच्चों, और मैं वैल्यूज़ यहीं पे लिख देता हूँ क्वेश्चन देने की जगह। देखो बच्चे, मान लो हमारे पास दो बॉडीज़ हैं, इसका मास में यहीं पे वैल्यूज़ लिख देता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा, मेरे लिए कन्वीनियंट रहेगा। ये जो मास है ये 1 किलो है मान लो बच्चों, इसकी वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड, और इसका मास मान लो बच्चे 2 किलो है, और इसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड है। तो हमने आपको जो चीज़ें गिवन थी, देनी थी, दे दी। हमको चाहिए फाइंड v1 एंड v2, इन दोनों की वैल्यूज चाहिए हमको। तो जल्दी से बच्चों आप सॉल्व करो। इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एक तो इक्वेशन बना करके, और एक फाइनली जो वैल्यूज है, जो इक्वेशन जो फाइनल रिजल्ट है उसमें पुट करके। इसका सॉल्यूशन निकालने के दो तरीके हैं। पहले तो डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करके निकाल सकते हैं, जो मैंने आपको दिया था। दूसरा तरीका मैं अभी ऑप्ट करूंगा, कारण क्या है कि पहला तरीका तो भाई बहुत सिंपल सा है, फॉर्मूले में वैल्यू डाल सकते हो। तो देखो बच्चे, मान लो मैं फॉर्मूला भूल गया, तो मुझे पता है कि मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकता हूँ। कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या कहती है, जितनी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी उतनी फाइनल होगी। दो इक्वेशन बना सकता हूँ बच्चे, मान लो मैं फॉर्मूला भूल गया हूँ, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ, इसका मास कितना है 1, वेलोसिटी का स्क्वायर, v का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, ये हो जाएगा हाफ m, v का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, और फाइनल क्या हो जाएगा हाफ m1 v1 स्क्वायर, हाफ m2 v2 स्क्वायर। तो ये एक इक्वेशन मेरी ये बन गई बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बेसिस पे। दूसरी इक्वेशन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में बनेगी। इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी, कितना हो जाएगा 3, इसका कितना हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी 2, इसका कितना हो जाएगा m1 v1, इसका कितना हो जाएगा m2 v2। ये दो अननोन इक्वेशन है, इसको मैं सॉल्व कर लूंगा, मेरे पास रिजल्ट आ जाएंगे, जो कि काफ़ी इजी नहीं है इसको सॉल्व करना, डिफिकल्टी होता है ऑल्दो। बट क्या है कि अगर मैं फॉर्मूला भूल जाऊं तो मेरे लिए बेटर है, वरना फॉर्मूला लगा दूंगा। फॉर्मूला ऐसे अच्छा है तो अच्छा बच्चे, मान लो फॉर्मूला कितना है बताना, फॉर्मूले से वैल्यू कितनी है बताना। 1/3 और 7/2। 1/2 और 7/2। ये वैल्यूज आ जाती हैं। ठीक है अच्छे, तो फॉर्मूला आप लगा सकते हो, बट ये ध्यान रखना ये जो हमने किया है ये इलास्टिक कॉलिजन के लिए ही वैलिड है। अगर कॉलिजन इनइलास्टिक हो तो ये वैलिड नहीं है। हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन हमने लिया है ये वैल्यू सेम है इलास्टिक वाले की, बट इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ये कॉलिजन जो पहले इलास्टिक हमने लिया था, इसमें अब इनइलास्टिक कॉलिजन हो रहा है, और इसका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0.5 है। अब हमको आफ्टर कॉलिजन दोनों की वेलोसिटीज बतानी है। तो देखो जैसे हमने आपको बताया था कि इलास्टिक कॉलिजन के केस में हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी दो इक्वेशन लगा लेते हैं, और उस बेसिस पे दो इक्वेशन आ जाती थी। बट यहाँ वो दो इक्वेशन यूज नहीं हो सकती क्योंकि इनइलास्टिक कॉलिजन है। फिर क्या यूज करें, फिर दो इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं, कौन कौन सी, एक तो मोमेंटम कंजर्वेशन की और एक कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की। ये हिंट दे रखी है मैंने यहाँ पर। तो अच्छे, मोमेंटम कंजर्वेशन क्या कहता है, जितना पहले उतना बाद में है। पहले कितना है इसका मोमेंटम, कितना है बोलो, मास कितना है इसका 1, कितना मोमेंटम हो गया टोटल 3, इसका कितना है 2, इसका कितना फाइनल कितना हो गया, इसका कितना हो गया m1 m2 की तो वैल्यू पता है ना, m1 की कितनी है 1 और m2 की कितनी है 2। तो ये आ जाएगा अच्छे, कुल मिला के मोमेंटम कंजर्वेशन से ये क्वेश्चन आ गई। दूसरा अच्छे, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से इक्वेशन बनानी है हमें। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से हमें इक्वेशन बनानी है। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, बाद में वेलोसिटी का डिफरेंस कितना है v2 माइनस v1, और पहले कितना डिफरेंस है दिस माइनस दिस, कितना है 3 माइनस 1 2, और एक कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना दे रखा है 0.5 मतलब हाफ लिख सकते हैं इसको। ठीक है, ये कट जाएगा, 1 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। क्या ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई बच्चों, दो अननोन है। ये कितना आ गया 5 इज इक्वल टू v1 प्लस 2v2। अब आप चाहे सब्स्टिट्यूशन करो चाहे एलिमिनेशन करो, या एक काम करो, दोनों इक्वेशन को ही आप ऐड ही कर दो उठा के, 5 इज इक्वल टू v1 प्लस 2v2।
अगर ऐड करेंगे तो ये -v1 है और ये v1 है, कट जाएगा। 6 = 3v2 आ जाएगा। v2 = क्या आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। और v2 की वैल्यू अगर 2 आ गई तो यहाँ पुट कर देंगे तो 1 = 2 - v1 आ जाएगा। v1 = 1 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो मेरा तो ये आंसर आ रहा है बच्चों, आप लोग अपना देख लेना, ये आ रहा है, तो ये आंसर आ जाएगा। बट यहाँ पर हम कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी यूज नहीं कर सकते। देखो बच्चे, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दूसरे टॉपिक से है और यहाँ पर हम मेन क्वेश्चन परफेक्ट इनइलास्टिक कॉलिजन से रिलेटेड दिया है। परफेक्ट इनइलास्टिक कॉलिजन में कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0 होता है। क्वेश्चन में वैल्यू सेम है, जबकि दो क्वेश्चन में पुरानी थी कि दो मासेज हैं, एक का मास के 1 kg, एक का 2 kg, एक की स्पीड 3 मीटर पर सेकंड, एक की 1 मीटर पर सेकंड है। कॉलिजन से पहले कॉलिजन का वेलोसिटीज क्या होंगी, बट अब इसमें इक्वेशंस क्या लगेंगी ये देखते हैं। तो देखो बच्चे, आमतौर पे कॉलिजन इनइलास्टिक है तो कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी तो लग ही नहीं सकता। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फिर भी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो मान लो हमने एक इक्वेशन लगाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाली, इसमें हम ये भी लिख देते हैं, इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी v2 है, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसका मोमेंटम कितना हुआ 3, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसका मोमेंटम कितना हुआ 3, इसका कितना हुआ 2, इसका कितना हुआ, मास कितना है इसका 1 v1 हो गया और ये कितना हो गया 2v2। फर्स्ट इक्वेशन हो गई। दूसरा बच्चे, हमें पता है हम कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाली इक्वेशन लगाते हैं। अब एक खास बात है बच्चे, इधर ध्यान से सुनना, अगर कॉलिजन परफेक्ट इनइलास्टिक हो, इधर देखो बच्चे बोर्ड पे, अगर कॉलिजन परफेक्ट इनइलास्टिक हो तो ये हमारा, जैसे हम एक रिलेशन हमारे पास ये होता है ना, इधर देखो बच्चे, ये 0 हो जाएगा। तो ये इधर ध्यान से देखते रहना क्या होता है, ये 0 हो जाएगा पूरा, ये भी, तो ये क्या हो जाएगा v1 = v2 हो जाएगा। अब ये रिजल्ट क्या होता है, ये अगर परफेक्ट इनइलास्टिक कॉलिजन हो तो कॉलिजन के बाद दोनों की वेलोसिटी सेम होती है, मतलब दोनों स्टिक करके चलते हैं, मतलब चिपक करके चलते हैं। चिपक करके चलते हैं मतलब क्या होगा, जैसे m1 मास है और m2 मास है, इनकी एक ही वेलोसिटी होगी, सेम एक वेलोसिटी होगी और एक ही वेलोसिटी से चलेंगे अगर कॉलिजन परफेक्ट इनइलास्टिक है। तो देखो बच्चे, दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, मतलब v1 और v2 क्या होगा, बराबर होगा, v के बराबर होगा। तो v1 v2 बराबर है 5 = v + 2v 3v, v = 5/3 मीटर पर सेकंड। दोनों की सेम स्पीड होगी और दोनों स्टिक करके चलेंगे। परफेक्ट इनइलास्टिक कॉलिजन में बॉडीज स्टिक टुगेदर, एक साथ स्टिक करके चलती हैं, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0 होता है इस केस में। तो स्पेशल केस अभी हमारे सामने इलास्टिक कॉलिजन के केस में। तो पहले केस में जैसे कि हमने यहाँ लिखा हुआ है कि अगर जैसे दो मास का कॉलिजन हो रहा है, जैसे इसका और इसका, और दोनों का मास सेम है, अगर जैसे इसका मास भी m है और इसका मास भी m है, तो टकराने के बाद जो इनकी वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगी। वेलोसिटी इंटरचेंज का मतलब क्या है कि 3 पहले इसकी थी, पीछे वाले की, ये आगे वाले की हो जाएगी और पीछे वाले की क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। मतलब ये बिफोर है, आफ्टर की फिगर कैसी होगी बताओ बच्चों। आगे वाले की कितनी हो जाएगी 3 मीटर पर सेकंड और पीछे वाले की कितनी हो जाएगी 2 मीटर। किसी भी सिनेरियो में सेम रहेगा, मतलब वेलोसिटी इंटरचेंज होगी, जो जैसे थी वैसे ही। मतलब जैसे अगर इसकी 2 थी तो अब इसकी 2 हो गई, पीछे वाले की हो गई। देख लेना बच्चे, बस ये है कि इंटरचेंज होगी, बस समझ में आ गया बच्चे। इंटरचेंज का मतलब आप समझ ही गए होंगे बच्चे क्या होता है। अगर मान लो ये 0 होती और ये 3 होती तो ये 0 हो जाती और ये 3 हो जाती, ऐसे हो जाती। कुछ भी था, जो पहले वाले की थी वो दूसरे वाले की और दूसरे वाले की वो पहले वाले की, इसे कहते हैं वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाना। ये क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली एंट्रेंस एग्जामिनेशन में और एमसीक्यू के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसी चीजें पूछी जाती हैं। दूसरी चीज क्या है बच्चे, ये भी जो है इलास्टिक कॉलिजन का ही केस है। अब इसके अंदर ये थोड़ा स्पेशल केस है बच्चे, जैसे मान लो दो मासेस हैं m1 और m2 बिल्कुल रेस्ट पे है। रेस्ट मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी 0, ठीक है, और m1 चल रहा है तो उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। अगर वो चल रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है उसको हमने k0 लिख दिया। क्या लिख दिया k0, नाम दे दिया k0। जब ये टकराएगा इससे तो अपनी कुछ एनर्जी, ये वाला अपनी एनर्जी इसको दे देगा, कहेगा भाई तेरे पास कोई एनर्जी नहीं है, मुझसे थोड़ी सी ले ले। जब ये एनर्जी इसको ट्रांसफर करेगा, इसकी खुद की एनर्जी कम हो जाएगी और इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी। जैसे मान लो ऐसा था, लेट अस टेक, इसकी 10 जूल थी, इसकी 0 जूल थी, कोई नहीं थी। अब इसने क्या किया, जब टकरा गया भाई तू मुझसे ले ले, अब इसकी मान लो कि खुद जिसने 4 जूल रख ली, इसको 6 जूल दे दिया, कुछ भी हो सकता है। मतलब टोटल एनर्जी पहले और बाद में क्या रहेगी
सेम रहेगी क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है, काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी। बट क्या होगा, इससे कम हो जाएगा और उसको क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जो इससे कम हुआ उसको मिल गया। समझे या नहीं समझे बच्चे? तो ये सब क्या पढ़ रहे हैं? तो देखो बच्चे, ये जो एनर्जी एक्सचेंज होता है ये रैंडमली नहीं होता है कि कितनी जब ये टकराएगा तो कितना इसको देगा, कितना अपने पास रखेगा। ये मास पे डिपेंड करता है कि दोनों का मास का रेशियो क्या है। तो देखो बच्चे, जैसे ये फॉर्मूले हैं, ये किस चीज का फॉर्मूला है? K1 किसकी एनर्जी है? देखो K0 इसकी पहले थी, K1 वो एनर्जी है जो उसने अपने पास रखी। पहले इसके पास K0 थी, अब कितनी है? K1। तो K1 इसने अपने पास रखी और K2 एनर्जी इसने दूसरे को दे दी, क्योंकि इसको तो एनर्जी उधार पे मिली हुई है ना, इसकी खुद की तो नहीं थी, इसकी खुद की क्या थी? 0 थी। K2 किसने, इसने तो दी है इसको एनर्जी, बट इसके पास अभी कितनी है? आफ्टर कॉलिजन इसके पास कितनी है? K1। तो K1 और K0 का रेशियो ये होता है, मतलब इस वाले मास की बाद में और पहले। K1 क्या है? M1 मास की काइनेटिक एनर्जी बाद में इतनी है और पहले इतनी थी, उसका रेशियो ये है। मतलब कितने में से कितना उसने अपने पास रखा और कितना दे दिया उस हिसाब से। तो अब इसके पास K1 है और पहले कितने था? K0 था। तो ये रेशियो है। इसमें एक क्वेश्चन दे दूंगा छोटा सा, आप लोग देख लेना बच्चों कैसा है। अब K2/K0 क्या है? K2 मतलब कितनी एनर्जी उसने दूसरे वाले को दे दी, इसके पास इनिशियली कितनी थी, तो ये थोड़ा सा है। अब इसके अंदर क्या है, ये तो याद क्या रखना है, फॉर्मूला अगर याद हो प्रॉपरली तो आप क्वेश्चन को जैसे ही मैं दूंगा आप कर सकते हो। तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन बच्चे यहाँ लिख देता हूँ, इसको आप देख लेना बच्चे। यहाँ पर छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ मैं, ठीक है। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ बच्चे मैं, ये एक मास है 1 kg का और एक और मास है 1 kg का, ठीक है बच्चे। इसकी काइनेटिक एनर्जी 10 जूल थी। अब क्या होगा बताना, ये टकराएंगे नहीं टकराएंगे? इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 है, ये रेस्ट पे है, टकराएंगे नहीं टकराएंगे? अब बताओ, ये इसके लिए हम पूछ रहे हैं फाइंड आउट रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी रिटेन्ड बाय मास। इसने अपने पास कितनी रेशियो, कितना परसेंटेज ले लो, चलो कितना परसेंटेज अपने पास रखा? परसेंटेज मतलब समझ में आया? जैसे मान लो, जैसे ये देखो एक चीज है, जैसे इसके पास 10 जूल थी, इसके पास कितनी थी? 0 जूल थी। अब इसके पास मान लो 6 जूल है, इसके पास कितनी है? 4 जूल। बट इसने अपने पास कितना रखा? 6 रखा 10 में से। कितना परसेंटेज में कितना हो गया ये? 60%। 60% रिटेन रखा, अपने पास ही रखा, और 40% क्या कर दी? दान में दे दी। इसमें अगर मैं पूछूं, इसके अंदर मैं कहूं कितना रिटेन रखा परसेंटेज, तो इसने 10 में से 6 रखा, मतलब 60% रखा और बाकी 40% दे दिया। अब इसके अंदर बताओ कितना वो रिटेन रख रहा है, कितना परसेंटेज वो रिटेन रख रहा है अपने पास, और बताओ। मान लो मैंने पूछा कि अब इसके पास एक केस है हमारे पास, इसके काइनेटिक, इसकी एनर्जी 10 जूल है, इसके पास इसकी एनर्जी 0 है। अब ये कोलाइड करेंगे तो कितनी परसेंट ये रिटेन रखेगा? तो रिटेन का फॉर्मूला ये देखो, रिटेन मतलब बाद में कितनी है पहले के कंपैरिजन में रेशियो। तो अब हमें क्या निकालना है? ये निकालना है, हमें निकालना है K1/K0 इंटू 100। इसे कहते हैं परसेंटेज ऑफ एनर्जी रिटेन। अब ऐसे कैसे, इसे ऐसे कैसे कहते हैं? देखो, जब परसेंटेज ऑफ एनर्जी रिटेन का मतलब ये होता है कि बाद में कितनी थी, बाद में कितनी थी, पहले कितनी थी, इसको डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आया बच्चे? रिटेन मतलब हमने कितनी रखी, कितने में से कितनी रखी, कितनी रखी कितने में से इंटू 100। तो ये फॉर्मूला ये लगेगा बच्चे। अब ऐसे ये फॉर्मूला लगाओगे, यहाँ 1 kg है, तो यहाँ मास माइनस करोगे, क्या आएगा देखना, 1 - 1 का स्क्वायर बाय ऐसे आ जाएगा 1 + 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे सीधे 0 हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? 0। मतलब उसने कोई भी एनर्जी रिटेन नहीं रखी, 100% एनर्जी उसको दान में दे दी। इसका क्या मतलब होने वाला है? इसका क्या मतलब होने वाला है बच्चे? इसका ये मतलब होगा कि ये खुद अब रेस्ट पे आ जाएगा, संन्यास ले लेगा, और आगे वाला मास भागेगा कितनी स्पीड से? उतनी जितनी इसकी थी पहले, मतलब सारी एनर्जी इसने 10 जूल इसको दे दी, सारी एनर्जी क्या कर दी? ट्रांसफर कर दी। और रिजल्ट मिलता है, ध्यान रखना, अगर मासेस इक्वल हो, मासेस क्या हो? इक्वल हो, तो मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर होता है, मैक्सिमम एनर्जी
ट्रांसफर होता है। सारी एनर्जी क्या कर दी उसने, उठा के ट्रांसफर कर दी। इक्वल मासेस हो तो सारी एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसका नाम है टू डायमेंशन कॉलिजन, इलास्टिक एंड इलास्टिक। टू डायमेंशन कॉलिजन का मतलब ये होता है बच्चे, जैसे मान लो दो मासेस हमारे पास, इफ वी हैव टू मासेस, फर्स्ट मास मान लो m1 है, इसकी वेलोसिटी u1 है, और मान लो ये प्लेटफॉर्म पे चल रहा है एक, और एक मास है m2, इसकी वेलोसिटी u2 है। मान लो कॉलिजन हुआ, कॉलिजन के बाद एक मास ऊपर जा रहा है और एक मास नीचे जा रहा है। m1 जा रहा है v1 वेलोसिटी से, इसका एंगल मान लो θ1 है, और m2 जा रहा है v2 वेलोसिटी से, θ1 है और ये θ2 है। अब इसको टू डायमेंशन क्यों कहते हैं, कारण क्या है बच्चे, देखो इसमें क्या हुआ, पहले बॉडी 1D में चल रही थी, बॉडी 2D में जा रही है। जिस भी कॉलिजन के बाद में जो भी सिचुएशन हो, टू डायमेंशन अगर आ जाए तो उसका नाम हो जाता है टू डायमेंशन कॉलिजन। कैसे टू डायमेंशन, कैसे एक्स और वाई दोनों आ गए ना इसके अंदर। अगर एक स्ट्रेट लाइन होता तो वन डायमेंशन कॉलिजन होता। तो इसमें भी दो केसेस होंगे बच्चे, इलास्टिक और इनइलास्टिक। इलास्टिक और इनइलास्टिक में सिंपल सा फर्क ये होगा, इलास्टिक में कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लग सकता है, इनइलास्टिक में कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी नहीं लग सकता है। अगर इलास्टिक होता तो मान लो हमें एक इक्वेशन बनानी होती तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन की बना लेते हम लोग। क्या हो जाती काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, इन दोनों की मिला के इतनी हो गई इसकी, और इज इक्वल टू फाइनल। तो बच्चे इलास्टिक के केस में तो भैया ये इक्वेशन हो जाती है, इन इलास्टिक में इक्वेशन वैलिड नहीं होती है। देखो बच्चे, हम आमतौर पे कोई भी कॉलिजन हो, काइनेटिक एनर्जी तो तब यूज होता है जब इलास्टिक हो, बट मोमेंटम कंजर्वेशन हम हर कॉलिजन में यूज करते हैं, ध्यान रखना, चाहे कोई सा भी। तो मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन भी बनाएंगे, बट यहाँ मोमेंटम कंजर्वेशन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ दो डायरेक्शन है, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन। तो हम कंजर्वेशन देखते हैं पहले एक्स डायरेक्शन में, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन। देखो जी एक्चुअली क्या है कि अब जैसे ये कॉलिजन के बाद ये मास इधर जा रहा है, अब इसका मोमेंटम कितना है, इसका मोमेंटम देखा जाए तो है m1 v1, क्योंकि मोमेंटम होता है मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। अब इसका अगर कंपोनेंट रिजॉल्व करो, ये x में और ये y में, मोमेंटम का कितना हिस्सा x में है, तो इसको रिजॉल्व कर देंगे, m1 v1 cos θ1 x में है, और ये वाला m1 v1 sin θ1 y में है, इतना कंपोनेंट इसका x में, और ऐसे इसका भी रिजॉल्व कर देंगे। m2 v2 cos θ2 m2 v2 sin θ2। अब x डायरेक्शन में अगर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे तो x डायरेक्शन में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है जितना x में इनिशियल था उतना x में फाइनल होगा, इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल। तो x में इनिशियल कितना था बच्चे, पहले तो सारा मोमेंटम x में ही था, ये दोनों बॉडी x में चल रही है, y में चल रही थी पहले x में, इसका मोमेंटम कितना हो बताना, m1 u1, इसका कितना था m2 u2, और बाद में x में कितना है। देखो बच्चे इसका दो मोमेंटम है, ये और ये x में और ये y में, तो x में कितना है इसका x में कितना है m1 v1 cos थीटा, वेक्टर नहीं लगाते 1 प्लस इसका x में कितना है m2 v2 cos θ2। तो x में जितना पहले था और x में जितना बाद में है इसे कहते हैं कंजर्वेशन मोमेंटम इन x डायरेक्शन। कोई डाउट बच्चे बोलो, आई बात समझ। अब देखो बच्चे ये इसमें कोई, अब हम सिर्फ x की बात नहीं कर सकते, हमें y भी लेना पड़ेगा क्योंकि टू डायमेंशन है। तो देखो बच्चे अब हम y डायरेक्शन में कंजर्वेशन मोमेंटम लगाना पड़ेगा। खैर ये इतना आता नहीं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, मतलब कम आता है न्यूमेरिकल वगैरह में, क्योंकि ये टू डायमेंशन में बहुत सारे इक्वेशंस वगैरह आ जाती हैं। तो अगर y डायरेक्शन की बात करें तो बच्चे पहले बताना, पहले y डायरेक्शन में कितना मोमेंटम था, 0, क्योंकि बॉडी x में चल रही थी। जो y में इनिशियल मोमेंटम होगा y में फाइनल मोमेंटम होगा, बराबर होगा। इनिशियल कितना था 0, अब कितना है, इसका कितना है m1 v1 sin थीटा 1 माइनस m2 v2 sin थीटा। कोई बच्चा बताएगा नेगेटिव साइन क्यों लगाया मैंने, क्योंकि ऊपर और ये नीचे है, तो इसको इधर ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा
m2v2 sin थीटा 2 इज इक्वल टू m1v1 थीटा। तो ये इक्वेशंस आ जाती हैं बच्चे हमारे पास। अब ये बराबर कैसे है, इसका मतलब बराबर कैसे है, देखो ये ऊपर और ये नीचे एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। तो इनिशियली y में कोई नहीं था तो फाइनली y में कोई रहेगा नहीं। कैसे, इनिशियली तो कोई था नहीं, अब इसका y में ऊपर और इसका y में नीचे, और ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो y में फाइनल भी 0 हो जाएगा, कंजर्वेशन मोमेंटम। अब हमें इससे मिलता क्या है, इक्वेशन से क्या मिलता है, इक्वेशंस होंगी तो अननोन वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं। अब आप कहोगे सर न्यूमेरिकल यार इतने मैंने नहीं देखे इसके, एंट्रेंस एग्जामिनेशन में फिर भी कभी मिल जाए, सीबीएसई में तो नहीं आते क्योंकि इसमें इक्वेशंस काफी सॉल्व करनी पड़ती हैं यार। अब हम एक छोटा सा और केस डिस्कस कर लेते हैं। मान लो कोई एक बॉल है, इसका इनलास्टिक कॉलिजन हो रहा है फ्लोर या वॉल के साथ, तो जब ये गिर रहा था तो इसकी वेलोसिटी v थी, रिबाउंड के बाद इसकी वेलोसिटी ev हो जाएगी। ev क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। हमको क्वेश्चन में दे रखा होगा, अगर ऐसा कुछ आएगा भी तो हमें दे रखा होगा कि भाई देखो इसका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इतना है। जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं बच्चे, ये एक बॉल है, ये टकरा रही है 10 मीटर पर सेकंड के साथ, ठीक है। यहाँ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है, 0.5 है। बताना टकराने के बाद कितनी वेलोसिटी होगी, टकरा रही है 10 मीटर पर सेकंड के साथ, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0.5 है, टकराने के बाद कितनी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, फाइनल वेलोसिटी मान लो v डैश हो गई, ये क्या हो गई ev, e कितना है 0.5, v क्या है पहले की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 5, क्योंकि बाकी जो वेलोसिटी थी वो लॉस होगी, मतलब जो बाकी जो एनर्जी थी वो लॉस होगी क्योंकि कॉलिजन इनलास्टिक था, जो बॉल टकराई होगी तो कुछ एनर्जी साउंड वगैरह की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई होगी। ऐसे ही हाइट का भी केस होता है, अगर आप किसी बॉल को किसी हाइट से गिराओ, अगर कॉलिजन इनलास्टिक है तो उतनी हाइट तक नहीं जा पाता, कितनी हाइट तक जा पाता है वो e²h, e इज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। जैसे मान लो 10 मीटर की हाइट से हमने किसी बॉडी को ड्रॉप किया और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0.5 है, तो सर 5 की आएगा, तो कितना आएगा 0.5 का स्क्वायर इंटू h, कितना हो जाएगा 0.5 का स्क्वायर कितना होता है बोलो 0.25 इंटू h कितने 2.5 मीटर तक हाइट रिबाउंड हो पाएगा, उससे ज़्यादा रिबाउंड नहीं हो पाएगा। तो बस फॉर्मूले हैं, बस थोड़ा देख लेना, अच्छा कुछ नहीं है।